सम्मेलन हमारा हुआ, मेरे दिमाग में सोशलिस्ट पार्टी के जो सम्मेलन होते थे उसकी तस्वीर बार बार मेरे दिमाग के अंदर वहां पर उसको याद दिलाती थी। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं, सोशलिस्ट पार्टी के जितने सम्मेलन हुए, यानी सोनपुर से लेकर आखिरी सम्मेलन जो बुलंदशहर में हुआ था, उसके अंदर मैंने शिरकत की थी। उन सम्मेलनों में जो ताव था, आव था, जो एक चमक थी या जो आह्वान था, उसकी सारी छटाएं आपके समाजवादी एकता सम्मेलन में मैंने देखी। यही नहीं, कुछ चीजें तो उन सम्मेलनों से भी आगे बढ़ती हुई मैंने यहां पे देखी। कितना साहित्य यहां पर नया जो समाजवादी विचार पर लिखा गया वो आया और उसकी बिक्री हुई। जितना सोविनर, प्रस्ताव, पुस्तकें, पोस्टर, चित्र मैंने यहां पर लगे हुए देखे, इससे पहले समाजवादी आंदोलन के सम्मेलनों में बहुत कम बार इतने लोगों को देखने को मिलता था। ये सारी चीजें इस सम्मेलन को देखने को मिली। हाँ, दो कमियां जरूर मिली सम्मेलन में मुझे लगी। पहली कमी तो ये थी, हमारे उन सम्मेलनों में एक तरफ एस.एन. जोशी बैठे हैं, दूसरी तरफ मधुलिने बैठे हैं, राजनारायण बैठे हैं, कपूरी ठाकुर बैठे हैं, कमांडर अब्दुल सिंह भदौरिया बैठे हैं, आसाम से चल के दौलत बरदोरा आ रहे हैं, केरल से के अब्बू आए हुए हैं, मणिपुर से एच.आर.वी. सिंह आए हुए हैं। उन बुलंदी शख्सियत वाले जो महान हमारे नेता थे वो मंच पर विराजमान थे। बाबा अढ़ाव को अगर हम उससे निकाल दें, बाकी हम उन तस्वीरों की कोई दूसरी प्रतिमूर्ति अपने मंच पर नहीं ला पाए। पहली कमी मुझे इस सम्मेलन की ये कमी। और दूसरी बड़ी कमी, यहां पर ये सुनीलम जी ने एक नया मैंने देखा कि कमाल का काम किया, किसी भी वक्ता को बोलने से रोका ही नहीं। मगर सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलनों में नेताओं के सामने हमारे कार्यकर्ताओं के तो नंबर आता नहीं था, मगर उस जमाने का कार्यकर्ता भी साधारण कार्यकर्ता नहीं होता था, उसको तो अपनी बात कहनी थी। तो बीच में खड़ा होकर कहता, अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का सवाल है। अरे भैया, जब व्यवस्था का सवाल है तो बुलाना पड़ेगा। और व्यवस्था के नाम पर जो उसका अपना पूरा भाषण था, वो भाषण जनता में खड़े होकर देता, तो पीछे से कहता है बैठाइए, कोई कहता है नहीं बोलने दीजिए। तो वो जो रंग सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में आता था, आपके सुनील भाई के इस ऑर्गेनाइजेशन में लगता था किसी क्लास में प्रोफेसर के हम बैठे हुए उनकी बात को सुन रहे हैं। उस रंग की एक कमी जो हमने यहाँ पर देखा। अब सवाल पैदा होता है, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई चुनाव नहीं, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में केरल से लेकर कश्मीर तक के हमारे साथी यहां क्यों आए? ये एक बुनियादी सवाल है। यही हमारा हथियार है। समाजवादी आंदोलन में जो विचार दर्शन, सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम जो प्रतिपादित किए थे, उसकी तपिश हर देशभक्त को, हिंदुस्तानी को जो जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसको बार बार अपनी तरफ खींचती है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हैव और हैव नॉट, दुनिया में केवल दो ही हैं, शोषित और शासित। यही एक सिद्धांत की बहार पूरी दुनिया के अंदर फैली थी। मगर हमारे रहबर डॉक्टर लोहिया पहले इंसान थे
जिन्होंने मार्क्स गांधी इन सोशलिज्म इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स में लिखा, ये थीसिस अधूरा है। हिंदुस्तान के अंदर वर्ग और वर्ण, क्लास और कास्ट दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। और उससे भी नहीं, उससे आगे डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि वर्ग तो फिर भी परिवर्तित होता रहता है। आज का गरीब कल करोड़पति बन सकता है, रिक्शा चलाने वाला सरमाएदारों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है, मगर एक बार वो किसी एक जात में पैदा हो गया, मजहब बदलने के बाद भी उसकी जात जाती नहीं। इसलिए डॉक्टर लोहिया कहते थे, क्लास के साथ साथ कास्ट स्ट्रगल हिंदुस्तान में वो रियलिटी है। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े दल, मार्क्सिस्ट पार्टियां इररिलेवेंट बताती थी, कहते ये क्या है, ये क्या नीचे बीच में फिनोमेन आए हो। आज हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी इस सच्चाई को कबूल करने के लिए वहां पर आई है। आपने देखा एक और सवाल हमारे सामने आया, सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा खूबसूरती के साथ, समाजवादी विचार दर्शन की आग दिन पे दिन दहक रही है। इस सामने स्टॉल लगा था जहां पर हमारे साथी रमाशंकर सिंह के द्वारा, इनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें थी, आखिरी में कम पड़ गई। हुआ क्या? कौन सी ऐसी नीति, कौन सा ऐसा विचार, कौन सा ऐसा सिद्धांत, कौन सी कारण है जिसके ऊपर हमारे नेताओं ने उसके ऊपर लिखा ना हो। और हमारा जो अर्थशास्त्र था वो भाषाई शब्द जाल नहीं था, जार्गन, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। हमारे अर्थशास्त्र में क्या था? समता मूलक समाज की सारी बातों को बिल्कुल साफ रूप से लिखा था। किसानों के बारे में लिखा कि दो फसल के अनाज के बीच में उतार चढ़ाव 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिक्री और दाम की कीमत को जोड़कर 1.5 गुना से ज्यादा का उसकी छूट नहीं होनी चाहिए। आमदनी और खर्च में 1 और 10 से ज्यादा ना हो, 1000, 100 और 1000 का रेशो हो। विशेष अवसर का सिद्धांत समाजवादियों ने दिया, जिसको आज आरक्षण के नाम पर हर पार्टी अपने सिर पे बांधे हुई है। हमारे दल ने, हमारे विचारधारा ने, हमारे नेताओं ने इसको केवल कथनी तक नहीं, करनी में उतारा। कल्पना कर सकते हैं आप, रमाशंकर सिंह के शहर ग्वालियर में महारानी के खिलाफ वहां पर मेहतरानी को उन्होंने उम्मीदवार बना के खड़ा कर दिया। वो था हिंदुस्तान के अंदर वर्ण संघर्ष का जीता हुआ नतीजा। डॉक्टर लोहिया ने कहा, एक तरफ रानी लूट की, भोग की, अय्याशी की, विलासता की प्रतीक है, दूसरी तरफ सुख और रानी गुर्बत की, मेहनत की, संघर्ष की प्रतीक है, कमा के खाने वाली का है। इसको जिता दोगे, हिंदुस्तान का निजाम वहां पर पलट जाएगा। हमारे नेताओं ने कहा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अब बाबा अढ़ाव ने कितना जोश में, अभी 80 साल का होने जा रहा हूं, कितना बलबला जलजला बाबा के अंदर 94 साल में है। हमारे को लिखा गया है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। डॉक्टर लोहिया ने सिद्धांत दिया, जेल, फावड़ा, वोट। जेल तो पहले उसके अंदर है, जो जेल नहीं जा सकता वो समाजवादी कैसे बनेगा, उस बात को लिखा। हमारे नेताओं ने कितने साफ तरीके से बातों को, सिद्धांतों को सामने रखा। इतिहास की दृष्टि क्या, जितना मेडिवल हिस्ट्री के अंदर अगर आप बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की, बड़े बड़े ग्रंथों की हो, जिनके वॉल्यूम के वॉल्यूम है, वो मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई के हिसाब से उन्होंने इतिहास की परीक्षा की। पर हमारे नेताओं ने कहा, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के लिए देसी और परदेसी की है। डॉक्टर लोहिया ने लिखा, गजनी, गौरी, बाबर विदेशी हमलावर थे, और रजिया, शेरशाह, रसखान वो हमारे पुरखे थे।
कहां आप डॉक्टर लोहिया के साहित्य को पढ़िए, व्हील ऑफ हिस्ट्री को पढ़िए, विल टू पावर को कहिए, सगुन निर्गुण को पढ़िए। एक एक चीज के अंदर एक एक मीनिंग और स्ट्रॉन्ग। अगर उनका अकेला लेख कोई पढ़ ले तो इसका स्थापत्य कला के ऊपर पढ़ने वाले आदमी का दिमाग फिर जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा इतिहास है, हमारी धाती है, इसलिए हम संगठन ना हो, पार्टी ना हो, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो हमारे सामने है। अब अंत में, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप इतने थक चुके हैं सुनते सुनते, एक स्पष्टीकरण देना मैं जरूर चाहूंगा। आज मैं देखता हूं कि समाजवादियों के विरोधी अक्सर एक आरोप अब इन दिनों में हमारे ऊपर लगाने में लगे हैं कि डॉक्टर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद और जेपी का 77 के अंदर जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, इसके कारण बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ी। इतिहास पर मत थूको। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कभी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जमीनी लड़ाई किसी ने लड़ी है तो सोशलिस्टों ने लड़ी है। आपका लाख विरोध हो सकता है। ये मधुले में थे जनता पार्टी के राज में, जब आरएसएस पार्टी पे कब्जा करने लगा तो उन्होंने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया। राजनारायण ने उनके साथ झंडा बुलंद किया। किस किस ने हमला नहीं किया? बाहर वालों से लेकर अपने लोगों तक ने हमला किया, क्योंकि सत्ता के अंदर बैठा आदमी उसमें बड़ी बेचैनी इसके अंदर होती थी। आपका मुलायम सिंह लालू यादव से 50 नीतियों पर झगड़ा हो सकता है, आप उनका विरोध कर सकते हैं, मगर आरएसएस के खिलाफ जमीनी रूप से अपनी सरकारों को कुर्बान करते हैं लड़ाई करी। तो ये समाजवादी उस पीढ़ियों के लोगों ने की, समाजवाद के मानने वाले लोगों ने की, इसके इतिहास को नहीं भूला सकता। अब मैं कहना चाहता हूं, अपने आरोप का जवाब देना चाहता हूं। गैर कांग्रेसवाद में हमारे भी अपने कई साथी उनकी सुर में लाना चाहते हैं। ये गैर कांग्रेसवाद क्या था? जंगे आजादी में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंदर उसके सारे नेताओं के बाद, आजादी के बाद उसका वरद हस्त कांग्रेस पार्टी के साथ था। कांग्रेस का मतलब है आजादी की जंग, और कांग्रेस ही सब कुछ है। 1952, 1957, 1962 के चुनाव में अपोजिशन का कोई अस्तित्व नहीं था। डॉक्टर लोहिया ने एक रणनीति के तौर पर, सामयिक रणनीति के तौर पर कि विपक्ष का वोट बट न जाए, टाइम बाउंड प्रोग्राम पॉलिसी का उन्होंने एक सिद्धांत दिया, और उस पर इतना अंकुश था कि 6 महीने के अंदर अंदर गैर सरकारी कांग्रेस लोगों को बड़ा काम करना पड़ेगा, वरना इस सरकार को रहने का हक नहीं होगा। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर की सरकार केवल इसी एक सिद्धांत के कारण गिर गई, क्योंकि वहां पर बीपी मंडल समाजवादी कानून के जो नियम थे उसके खिलाफ जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोहिया का गैर कांग्रेसवाद जो टाइमली था, जिसमें समय का अंकुश था, थोड़े दिन बाद तो उनका इंतकाल हो गया, उसका ऐसा स्पष्ट क्रांतिकारिता थी कि लोहिया ने जिसको छुआ वो पारस हो गया। नहीं, आपने आरएसएस का इतिहास नहीं पढ़ा, बाबा अढ़ाव को जानते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज से 60 साल पहले मेरे घर के बराबर में सुबह भोर में सर्दी के अंदर, सनसनाती हुई सर्दी के अंदर 5 बजे आवाज लगती थी, फलाने जी आओ, शाखा का समय हो गया। सुबह से लेकर लड़कों को अपनी शाखा में ले जाते थे। आज भी उनके सैकड़ों सहमना संगठन, भाजपा, आरएसएस के अलावा बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बनवानी परिषद, ना जाने क्या क्या है, उन्होंने जमीन के ऊपर जमीन को तैयार किया। और कैसे तैयार करते हैं? दिल्ली शहर में कांवड़ यात्रा को कोई नहीं जानता। आज से 20 साल पहले कुछ नहीं निकलता, इक्का दुक्का आता था।
आज वहां की झुग्गी झोपड़ियों में, रीसेटलमेंट कॉलोनी में गरीब बस्तियों के जो बच्चे हैं, महीनों से आरएसएस के लोग उनको बजरंग दल का झंडा देके, कपड़े देके, खाने पीने का इंतजाम देके आज कावड़ में उतार कर हिंदू मुसलमान की नफरत की आग में उनको झोंक रहे। 2 नंबर पे भाजपा रही थी हिंदुस्तान में, 2 के बाद बरसरे इक़्तिदार हो गई, और आपको लोहिया ये अभी तक नजर आता है कि इनके कारण उनका वो हो गया। संगठन की ताकत से भाजपा आई है, दौलत की ताकत से भाजपा आई है। आज दिल्ली जैसे शहर के हर जिले के अंदर उनके दफ्तर है। हम लाख उनकी बुराई करें, उनके कार्यकर्ता भी अपने मिशन के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, अपनी जान लड़ाने के लिए लड़े हैं। लाखों कार्यकर्ताओं का बल उनके साथ है, अपनी विचारधारा के साथ। कभी इसमें टूटन नहीं हुई, नेता चला गया, इसको हम नहीं पूछ सकते। और दूसरा, तुम जयप्रकाश जी पर आरोप लगाते हो। जंगे आजादी के सिपाही को तमाम उम्र जो अन्याय के खिलाफ लड़ता गया, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ता गया, जिस समय आपातकाल के अंदर बिहार के अंदर, उससे पहले वहां पर जो आंदोलन चला, तो उसके अंदर हर तरह के नौजवान वहां शामिल थे, जिसमें भाजपा के लोग भी थे, लड़के भी, एबीवीपी के लोग भी थे, सोशलिस्ट भी थे, ओल्ड कांग्रेस के लोग भी थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया, जयप्रकाश जी के साथ तो ये फासिस्ट लोग हैं। जयप्रकाश ने कहा ये हमारे आंदोलन में शामिल है, ये लोकतंत्र के लिए, अगर इनको आप फासिस्ट कहते हो तो हमें भी फासिस्ट। ये उनका सरकार जैसे कहते हैं ना, वो फुटनोट की तरह सरकार, ये एक उनका कमेंट था। उसको पकड़कर आप जयप्रकाश को आरएसएस का प्रचारक बनाने की कोशिश करते हो सकता है आपकी वक्ती क्रांतिकारिता, प्रगतिशीलता, या बिना कुछ किए सड़क पर किए एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लेख लिखकर आप सोचते हो हमने क्रांतिकारिता कर दी, वो हकीकत से बहुत दूर है। अगर जयप्रकाश लोहिया इस मुल्क में सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं, अगर उनकी ताकत से बड़ा है, इस मुल्क से फसाद कभी खत्म नहीं हो सकता। इस देश के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम एकता का अगर एक परचम है तो जयप्रकाश और लोहिया है। उनको आलोचना करना, अपने मुंह पे थूकना, आसमान पे थूकना है। हमें अपने किरदार की तरफ देखना। जो हमारे नेताओं ने, वक्ताओं ने सारे सुझाव दिए, हमें अपना संगठन बनाना है, अपनी ताकत को बनाना है। विचार हमारे नेतृत्व ने इतना सबल और प्रबल दिया है, उसकी रोशनी में कोई ठहर नहीं पाएगा। हमें जरूरत नहीं किसी विचार की, अब केवल संगठन की। और जैसा बाबा अढ़ाव ने कहा अंत में, जद्दोजहद की अब सड़क पे आने की जरूरत है। एक अंत में देखो कैसा नजारा है कि विपक्ष ने जब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना, किसको चुना और उसने कहा क्या? पहला सेंटेंस सुदर्शन रेड्डी जी का था कि मैं तो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं। और लोहिया ने कहा था जब सड़क सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सारे उस काम से किया था, वही सारे हमारे अपने हैं। अंत में मैं अपने साथी सुनीलम को, हमारे कर्नाटक के हैं, हाँ, ये पुराने बी आर पाटिल साहब नाम है मुझे अच्छे से, या अरुण श्रीवास्तव नहीं आ पाया। महीनों की मेहनत का उनका फल है, महीनों से इसमें लगे हुए थे। और समाजवादी समागम और बिना राष्ट्रीय सेवा दल के तो पूरा हो ही नहीं सकता था। जितनी भी संस्थाओं ने किया, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी देर तक बैठे रहे, इस सबके लिए भी मैं दिल से समागम की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया साथियों। बस आप 5 मिनट आप रुकिए। एक तो धन्यवाद देना जरूरी है, और पुणे आयोजन समिति की तरफ से दत्ता पात्रे जी यहाँ पर आएंगे, धन्यवाद देंगे। और जो प्रमुख साथियों ने प्रमुख भूमिका यहाँ पर निभाई है, उसके बारे में सविता जी बताएंगे। बस केवल प्रोफेसर साहब के हाथों जो एक काम रह गया था है, क्योंकि उसकी केवल 2 प्रतियां मेरे तक पहुंची हैं या मिली हैं,
मैं एक तो ये चाहूंगा कि सब साथी जो अभी मंच पर हैं वो एक साथ अगर खड़े हो जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे तो एक फोटोग्राफ हो जाएगा के पास में मैं भिजवाऊंगा, जो कि डॉक्यूमेंटेशन है। ये तो मेरे कुछ लेख हैं जो कि छापे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दत्ता पाकरे जी से अनुरोध करता हूं